हेलो बच्चों, कैसे आप लोग? स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल कॉन्सेप्ट में। और हम पढ़ रहे हैं 11th क्लास के इकोनॉमिक्स। 11th क्लास के इकोनॉमिक्स में जो चैप्टर पढ़ाया जा रहा है वो चैप्टर है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के वैसे तो दो अप्रोचेज हैं। पहला है कार्डिनल अप्रोच, दूसरा है ऑर्डिनल अप्रोच। कार्डिनल अप्रोच जो दिया गया था वो मार्शल द्वारा दिया गया था, और ऑर्डिनल अप्रोच जो दिया गया था वो प्रोफेसर हिक्स द्वारा दिया गया था। तो कार्डिनल अप्रोच के अनुसार हम ये है कि जितनी भी संतुष्टि हमें प्राप्त होती है किसी वस्तु को कंज्यूम करके, उसे हम नंबर्स में लिख सकते हैं। और नंबर्स में लिखने का मतलब ये है कि उसकी काउंटिंग जो होगी वो 1 यूटिल्स, 2 यूटिल्स, 3 यूटिल्स, 4 यूटिल्स, 5 यूटिल्स, इस प्रकार से आप कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 यूटिल्स, इस प्रकार से। अच्छा, तो इसमें मैं बहुत चीज़ें पढ़ा भी चुका हूँ। क्या क्या मैं पढ़ा चुका हूँ थोड़ा सा बता दूँ। कंज्यूमर कौन होता है? कोई भी व्यक्ति जो वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग करता है वो कंज्यूमर यानी उपभोक्ता है। यानी एनी पर्सन हु कंज्यूम्स गुड्स एंड सर्विसेज इज कॉल्ड कंज्यूमर। उसके बाद कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी। यूटिलिटी किसे कहते हैं? यूटिलिटी मतलब उपयोगिता। ठीक है, किसी भी वस्तु के अंदर यानी किसी भी कमोडिटी के अंदर जो उसकी ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करने की जो पावर होती है उसी को आप उपयोगिता कहते हैं। जैसे मोबाइल मेरे लिए उपयोगी है, ये मार्कर मेरे लिए उपयोगी है, ये किताब मेरे लिए उपयोगी है। तो ये सारी चीज़ें जो है इनके अंदर कुछ ना कुछ उपयोगिता है। पर डस्टबिन में पड़ा हुआ जो कचरा है वो हमारे लिए उपयोगी नहीं है, तो इसी वजह से वो उसकी कोई उपयोगिता नहीं है। तो हर वस्तु जो आपकी आवश्यकताओं को संतुष्ट करता है उसके अंदर कोई ना कोई शक्ति होती है जिसको हम उपयोगिता कहते हैं। यानी सेटिस्फाइंग पावर ऑफ एन कमोडिटी इज कॉल्ड यूटिलिटी। ठीक है, उसके बाद फिर मैंने आपको बताया कि गणनावाचक और क्रमवाचक। गणनावाचक का मतलब जो है कार्डिनल अप्रोच, जिसमें हम जितनी भी सेटिस्फैक्शन मिलती है उसको इन टर्म्स ऑफ नंबर्स लिख सकते हैं। जबकि क्रमवाचक में क्या है, प्रोफेसर हिक्स ने कहा कि नहीं, नंबर्स में नहीं लिख सकते। तो कैसे लिख सकते हैं? नंबर्स में नहीं लिख सकते। तो प्रोफेसर हिक्स ने कहा कि हम इसे हायर और लोअर बता सकते हैं, बस कि ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिला है या फिर कम सेटिस्फैक्शन मिला है। हम इसे 1 2 3 यूटिल्स में नहीं लिख सकते। फिर मैंने आपको बताया कुल उपयोगिता। कुल उपयोगिता का मतलब है जैसे जैसे जितनी भी वस्तुएं हैं आपके पास वो सारा उपभोग करके आपको जितनी संतुष्टि मिलती है या जितनी उपयोगिता प्राप्त होती है उसे आप कुल उपयोगिता कहेंगे। जबकि एक एडिशनल वस्तु से जितनी उपयोगिता मिलती है उसे आप सीमांत उपयोगिता कहेंगे। मैंने बताया था पहले वाले से यदि 10 मिला है, दूसरे वाले से 8 मिला है, तो 10 और 8 दोनों क्या है? सीमांत उपयोगिता। पर दोनों का टोटल कर दिया जाए तो 18 जो है वो कुल उपयोगिता है। ठीक है, यानी जितनी भी वस्तुएं आपके पास है उन सबका उपभोग करने से जो उपयोगिता मिलती है उसे कुल उपयोगिता यानी टोटल यूटिलिटी कहते हैं। यही समझ आई? तो यूटिलिटी ऑब्टेन फ्रॉम कंजम्पशन ऑफ ऑल द यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी इज कॉल्ड टोटल यूटिलिटी। ठीक है, और यूटिलिटी ऑब्टेन फ्रॉम एडिशनल यूनिट कंजम्पशन ऑफ अ कमोडिटी इज कॉल्ड मार्जिनल यूटिलिटी। यानी एक अतिरिक्त इकाई का उपभोग करने से जितनी उपयोगिता आपको मिलती है उसको कहा जाता है सीमांत उपयोगिता। मार्जिनल यूटिलिटी निकालने का तरीका मैंने आपको बताया कि टोटल यूटिलिटी जो नीचे वाला हिस्सा है उसमें से ऊपर वाला माइनस कर दीजिए। यानी कि इसी से फार्मूला बनाया जा सकता है कि TUN-TUN-1। ठीक है, n का मतलब होता है नीचे वाला और n-1 जो है उससे ऊपर वाला। चलिए, फिर मैंने आपको कर्व बना के दिखाया। सुनिए, फिर मैंने आपको कर्व बना के दिखाया कि टोटल यूटिलिटी कर्व कैसे बनता है। तो टोटल यूटिलिटी कर्व जो है मैंने आपको बताया था कि ऐसे स्टार्ट होता है और यहाँ एक पॉइंट के बाद जाके वो गिरने लगता है। ठीक है, फिर मैंने आपको मार्जिनल यूटिलिटी कब बताया, जो एक पॉइंट के बाद तो नेगेटिव भी हो जाता है। तो मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव कब हो सकता है? तो मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव यानी सीमांत उपयोगिता नेगेटिव तब होता है जब आप किसी वस्तु की अधिक से अधिक इकाइयों का उपभोग करते हो। यानी आप अपनी ज़रूरत से भी ज़्यादा यदि उपभोग करते हो तो फिर वो नेगेटिव मार्जिनल यूटिलिटी मिलेगा। ठीक है, उसके बाद हम आज जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे, इसके बीच में रिलेशनशिप भी बताया मैंने TU और MU के बीच में। तो ये पेपर में इंपॉर्टेंट है, रिलेशनशिप जो आता है TU MU के बीच में वो आ सकता है। अब आगे बढ़े तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पहले बात करते हैं कि लॉ किसे कहते हैं। सुनिए सुनिए सुनिए, बहन जी इधर ध्यान दीजिए। ठीक, कहाँ खाना नहीं खा के आई आज? Okay, he got it all. That's screen. सुनिए, बस और नहीं। तो लॉ किसे कहते हैं? यानी लॉ आपने सुना होगा, अक्सर न्यूज में सुना होगा, हर जगह सुना होगा। लॉ का मतलब क्या है? तो लॉ का मतलब है नियम या फिर कानून भी कह सकते हैं। हाँ, नियम कह लो या कानून कह लो।
तो कोई भी जो नियम बनाया जाता है या कोई कानून बनाया जाता है, या तो वो मैन मेड होता है या फिर वो नेचुरल होता है। या तो मैन मेड होगा, वो नियम बनाए गए हैं मैन मेड, या फिर वो नेचुरल हो। जैसे स्कूल में जाके पढ़ना है तभी डिग्री मिलेगी या सर्टिफिकेट मिलेगा, ये मैन मेड नियम है। ठीक है, एग्जाम पास करोगे तो ही सर्टिफिकेट आगे क्लास में जाओगे, ये मैन मेड नियम। पर जो न्यूटन ने लॉ दिया था वो मैन मेड नहीं है, वो नेचुरल। ठीक है, जो न्यूटन ने लॉ दिया था वो नेचुरल है। समझ गया? शाबाश। उसके बाद कुछ ऐसे भी लॉज होते हैं जो ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर बनाए जाते हैं, यानी वो भी लगभग नेचुरल तो होता है पर पूरी तरह से रिजिडिटी नहीं होती उसके अंदर। रिजिडिटी का मतलब सख्ती नहीं होती कि ऐसा ही होगा, पंखा ऐसे घूमेगा तो ऐसे ही घूमेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। तो ऐसे लॉज जो है वो अर्थशास्त्र में दिए जाते हैं, अकाउंटेंसी में दिए जाते हैं, या फिर और सब्जेक्ट्स जो है मैनेजमेंट वगैरह इन सब में दिए जाते हैं, क्योंकि यहाँ रिजिडिटी नहीं है, सख्ती नहीं है कि यही लॉ इसी प्रकार से काम करेगा। ठीक है, तो हम यहाँ जो लॉ पढ़ रहे हैं वो लॉ पढ़ रहे हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। डिमिनिशिंग का मतलब होता है घटना, ह्रासमान का मतलब घटना। ठीक है, जब कोई चीज डिडक्ट होता है, माइनस होता रहता है, तो उसे कहते हैं हम घटना। अब सुनिए, अब मैंने आपको पिछली क्लास में बताया कि जैसे जैसे हम किसी भी वस्तु की अधिक से अधिक इकाइयों का उपभोग करते जाएंगे, यानी आपने यदि पहला जो है कपड़ा खरीदा तो उसकी उपयोगिता आपके लिए ज़्यादा है, दूसरे वाले की थोड़ी कम है, तीसरे वाले की उससे थोड़ी कम है, चौथे वाले की उससे थोड़ी कम है। इसी प्रकार से जो पहली रोटी आपने खाई उससे उसकी उपयोगिता आपके जीवन में अधिक है, उसके बाद दूसरी रोटी की उपयोगिता उससे थोड़ा कम है, तीसरी रोटी की उपयोगिता उससे भी कम है, चौथी रोटी की उपयोगिता उससे भी कम है। यानी जैसे जैसे आप वस्तुओं की उपभोग बढ़ाते जाएंगे उससे मिलने वाली उपयोगिता जो है वो घटती जाएगी। ठीक है, तो इसी को कहा जाता है ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम। तो ये कपड़े के ऊपर भी लागू होता है, रोटी के ऊपर भी लागू होता है, इस मोबाइल फोन के ऊपर भी लागू होता है। बिल्कुल, यदि ये मोबाइल फोन में लेने जाओगे और कह रहे अब तो मिलता भी नहीं होगा ये, तो ऐसा ही कोई मोबाइल फ़ोन लेने जाऊँ मैं मार्केट में और वो मुझे कहे कि भाई 20,000 रुपये का फ़ोन है, ठीक है, अब वो मुझे ऑफर करता है कि यदि आप 2 ले जाते हो फ़ोन, ठीक है, तो हम कुछ डिस्काउंट दे सकते हैं। तो मैंने कहा एक ही तो यूज करना है, दूसरा मेरे लिए उतना उपयोगी क्या करूँगा 2 फ़ोन रख के। अब 2 फ़ोन रख के किसी को धोखा थोड़ी देना है कि इस फ़ोन पे कहीं और बात कर रहे हैं, इस फ़ोन पे कहीं और बात कर रहे हैं, ठीक है। तो 2 सिम लगाने पे बात तो एक साथ एक ही था। अरे 2 सिम लगा सकते हो, अरे सुन तो सही, 2 सिम लगा सकते हो पर बात तो एक साथ एक टाइम पे एक जन से हो सकती है, ठीक है। तो मैंने उससे कहा भाई मेरे को ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसी कोई आग नहीं लग रही है, मुझे दूसरा फ़ोन नहीं चाहिए। फिर वो कहता है ले लो ले लो। मैंने कहा इतने उपयोगी नहीं है, फिर भी यदि तू दे रहा है तो सस्ता देगा तो ले लूँगा मैं। तो इसका मतलब ये है कि आपके लिए कोई भी वस्तु आप कंज्यूम करते हो, कोई भी वस्तु आप खरीदते हो, तो पहले वाले की उपयोगिता दूसरे वाले की उपयोगिता की तुलना में ज़्यादा है। गेट खोल दे कोई है। और पहले वाले की उपयोगिता दूसरे वाले की तुलना में ज़्यादा है, और जैसे जैसे आप वस्तुओं की क्वांटिटी बढ़ाते जाएंगे उपयोगिता जो है कम होती जाएगी, ठीक है। तो इसी को कहा जाता है ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम। यही बात मैंने यहाँ लिखवाई है, ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, यह बतलाता है कि जैसे जैसे किसी वस्तु की अधिक से अधिक इकाइयों का उपभोग किया जाता है
उससे मिलने वाली सीमांत उपयोगिता गिरती जाती है। यानी जब किसी वस्तु की अधिक से अधिक इकाइयों का उपभोग किया जाता है तो उससे मिलने वाली सीमांत उपयोगिता जो गिरती जाती है। मैंने कहा ना कि पहले वाला ज़्यादा जरूरी है, दूसरा वाला उससे कम है, तीसरा वाला उससे कम जरूरी है, तो इसलिए उससे मिलने वाली उपयोगिता कम होती जाती है। यह सभी वस्तुओं पर लागू होता है। बताया मैंने आपको, मोबाइल फोन पे, रोटी पे, कपड़े पे, सब चीज पे पहला वाला ज़्यादा जरूरी है, दूसरा वाला उससे कम जरूरी है। इसीलिए इसे संतुष्टि का आधारभूत नियम कहते हैं। ठीक है, संतुष्टि का आधारभूत नियम कहते हैं। आधारभूत मतलब फंडामेंटल, फंडामेंटल मतलब ऐसा बेसिक जो हर जगह लगता है, उसको फंडामेंटल कहते हैं। या इसे आधारभूत मनोवैज्ञानिक, साइकोलॉजिकल नियम भी कहा जा सकता है। ठीक है, क्योंकि ये ह्यूमन बिहेवियर है, ये इंसान का नेचर है कि कोई भी चीज़ उसके लिए फर्स्ट वाली जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और सेकंड वाली जो है वो कम इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो इसीलिए वो इसे मनोवैज्ञानिक भी कहा जाता है, मनोवैज्ञानिक, साइकोलॉजिकल। इसी बात को इंग्लिश में लिख दिया मैंने। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी स्टेट्स दैट, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी स्टेट्स दैट, यह बतलाता है कि जब एक कंज्यूमर, अ कंज्यूमर कंज्यूम्स मोर एंड मोर क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी देन मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिशेस, तो मार्जिनल यूटिलिटी घटती जाती है। इसीलिए इसका नाम क्या, डिमिनिशेस का मतलब डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, इसी वजह से नाम है। इट इज एप्लीकेबल फॉर ऑल द गुड्स, ये सभी गुड्स के लिए एप्लीकेबल है, यूनिवर्सली, हर जगह। हैंस इट इज कॉल्ड फंडामेंटल लॉ ऑफ सेटिस्फैक्शन और फंडामेंटल साइकोलॉजिकल लॉ। ठीक है, तो इसको फंडामेंटल लॉ ऑफ सेटिस्फैक्शन भी कहते हैं या फंडामेंटल साइकोलॉजिकल लॉ भी कहा जाता है, या फिर इसे आप लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी भी कह सकते हैं। बात आई समझ में? तो यानी एक ही के तीन नाम है। ठीक है, रामू, श्यामू और मोहन, सोहन, सब नाम उसी के रख दिए गए हैं। देखो, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, दो बेसिक अजम्पशंस भी मुझे बताने हैं। तो दो बेसिक अजम्पशन का मतलब क्या हुआ, पहले समझिए अजम्पशन का क्या मतलब होता है। अजम्पशन का मतलब कि ये बातें मानी जाएगी तभी नियम लागू। ठीक है, तो जब ये बातें मानी जाएगी तभी नियम लागू होगा। अब न्यूटन ने क्या कहा था भाई, पता है? हाँ, तो न्यूटन ने कहा था ना कि वो 3 उंगली करके ऐसे करके कुछ कहा था, मुझे याद नहीं है। हाँ, फ्लेमिंग ने कहा था। अरे न्यूटन ने तो सेब गिरवाया था। हाँ, फ्लेमिंग ने कहा था। हाँ, ऐसे। हाँ, तो फिर आवाज कम। तो उसने कहा था कि ये जो ऐसे कुछ रहेंगे, तार वार ऐसे रहेगा तो फिर करंट ऊपर जाएगा और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बनेगा, ऐसे कुछ मुझे याद नहीं है। तो ऐसा ही जब ये तीनों चीज ऐसे रहेंगे ना इसी डायरेक्शन में, तभी पंखा घूमेगा। आज जब तीनों इस डायरेक्शन में नहीं होंगे तो पंखा नहीं घूमेगा। तो ये यदि पंखा घूम रहा है तो इसका मतलब हम अज्यूम कर सकते हैं कि ये तीन चीज अपने अपने डायरेक्शन में है तभी घूम रहा है। तो इसी प्रकार से जब ये नियम लागू होगा तब दो अजम्पशन मानी जाएगी, तभी जाके ये नियम लागू होगा। यदि ये दो अजम्पशन नहीं मानी जाएगी तो नियम लागू नहीं होगा। कौन सी दो अजम्पशन है, देख लो भाई। एक आदमी ना मुझसे आता है, मुझसे कहता है देख तेरा ये नियम फेल। मैं कैसे? तुमने कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा इकाई मैं इस्तेमाल करूँगा तो उससे मिलने वाले सीमांत उपयोगिता गिरेगी। मैंने कहा बिल्कुल भाई सही है, बिल्कुल ये तो करेक्ट है। बोला नहीं ऐसा तो नहीं हुआ। मैंने कहा कैसे? तो मैंने एक रोटी आज खाई, फिर एक रोटी कल खाई, तो एक रोटी जितनी इंपॉर्टेंट आज थी उतनी रिपोर्टेड कल भी थी।
मैंने कहा ये तो गलत है भाई, तो ऐसा थोड़ी चलेगा। उसकी बात, हाँ उसकी बात तो सही है, बंदा सही कह रहा है कि और मैंने एक रोटी आज खाई, एक रोटी कल खाई, तो आज जो पहली रोटी खाई है उसकी भी उपयोगिता उतनी ही थी मेरे लिए, और कल तक मुझे भूख लग चुकी थी तो उसकी उपयोगिता भी फिर उतनी ही थी मेरे लिए, तो तेरा नियम थे। और दूसरा आदमी क्या कहता है, दूसरा आदमी क्या कहता है, देखो भाई हाँ, तुमने कहा हर वस्तु पे लागू होगी, नहीं कहा हाँ हर वस्तु पे लागू होगी। तो मैं चाय पीता हूँ, ठीक है चाय पियो, एक कप चाय पियो, फिर दूसरे कप चाय की ज़रूरत कम पड़ेगी, फिर तीसरे कप चाय की ज़रूरत उससे कम पड़ेगी, चौथे कप चाय की ज़रूरत उससे पड़ेगी कम पड़ेगी, बशर्ते आप वो चाय लवर ना हो जो पतीले में चाय पीते हैं। हाँ कुछ होते हैं इतने चाय लवर पतीले में भी चाय पी लेते हैं। तो मैंने उसको कहा कि देखो भाई आप जो है चाय पी रहे हो तो चाय पे भी ये नियम लागू होगा, एक कप अभी पीजिए, फिर उसके बाद एक कप पीजिए, फिर उसके बाद एक कप पीजिए, फिर उसके बाद एक कप पीजिए। आपको पहले वाले कप की इंपॉर्टेंस ज़्यादा है, दूसरे वाले की कम, तीसरे वाले की उससे कम, चौथे वाले की उससे कम, ठीक है। तो कहता है ठीक है मैं चाय कप में नहीं पीऊँगा, फिर मैं चम्मच से पीऊँगा, चम्मच से एक चम्मच पहले पीऊँगा, फिर 2 चम्मच पीऊँगा, फिर तीसरा चम्मच पीऊँगा, फिर चौथा चम्मच पीऊँगा। पहले चम्मच की भी उतनी इंपॉर्टेंस होगी, दूसरे की भी लगभग उतनी इंपॉर्टेंस होगी, तीसरे हाँ पर चम्मच से पियोगे तो यार लगभग उतनी इंपॉर्टेंस होगी। अब एक घूंट चाय और दूसरे घूंट चाय में आप डिफरेंस निकाल दोगे, नहीं निकाल पाओगे। एक और रोटी और दूसरे एक और रोटी में आप वो डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी निकाल दोगे, नहीं निकाल पाओगे। तो इसका मतलब कि स्टैंडर्ड क्वांटिटी की बात हो रही है, एक पूरी रोटी की बात हो रही है, एक कौर रोटी की बात नहीं हो रही, या फिर एक चम्मच रोटी की बात नहीं हो रही, और एक चम्मच चाय की बात नहीं हो रही, एक पूरे कप चाय की बात हो रही। हाँ तो ये तो मान्यताएं जो है आपको माननी पड़ेगी तभी नियम लागू होगा। तो इसी वजह से इस व्यक्ति ने जिसने भी ये नियम दिया उसने क्या किया, ये जब ऐसी ऐसी लड़ाइयाँ आने लगी, लोगों ने ऐसा ऐसे कंप्लेन करने शुरू किए, तो इसने नियम में ये 2 बातें लिख दी मार्शल ने कि भाई देख भाई तुम्हारी कंप्लेन तब सुनी जाएगी जब मेरी ये 2 बातें मानोगे, ठीक है। तो मार्शल ने कहा मेरी ये 2 बातें मान लो, मैं तुम्हारी कंप्लेन सुन लूंगा। तब लोगों को बताया उसने कि हमेशा स्टैंडर्ड क्वांटिटी यूज करना, केवल मानक इकाई। मानक इकाई का मतलब 1 कप चाय, 1 रोटी, एक यूनिट, एक प्रॉपर यूनिट जो जनरली प्रॉपर यूनिट यूज होता है, ठीक है। कंजम्पशन इज रेगुलर, कंजम्पशन जो है रेगुलर करना है, निरंतर। ऐसा नहीं कि आप रुक के फिर सांस लेके कंज्यूम करोगे 4 घंटे बाद, 10 घंटे बाद, अगले दिन, उससे अगले दिन, ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है। लगातार, ठीक है, लगातार कंज्यूम करोगे तब जाके मेरा ये नियम लागू होगा। यानी इसने लड़ाई ही खत्म कर दी। तो जो लोगों की शिकायतें थी उनकी ये दोनों शिकायतें यहाँ खत्म हो गई। तो इस प्रकार आपका ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम समाप्त होता है। हाँ जी, तो आगे जो मुझे पढ़ाना है वो पढ़ाना है आपको मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस से कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, उपभोक्ता संतुलन, यूटिलिटी एनालिसिस फॉर वन कमोडिटी। तो क्या है कि जब उपभोक्ता संतुलन चेक किया जाएगा तो एक उपभोक्ता संतुलित जो होगा वो एक वस्तु के लिए होगा या एक से ज़्यादा वस्तुओं के लिए होगा, यानी 2 वस्तुओं के लिए, या 3 वस्तुओं, 4 वस्तुओं, ठीक है, 3 वस्तुओं के लिए, उससे ज़्यादा वस्तुओं के लिए, इन सभी के लिए उपभोक्ता संतुलन हमें यहाँ पढ़ना है, यूटिलिटी एनालिसिस। बट 3, 4, 5 ये सब नहीं दिया रख। क्यों नहीं दिया? क्योंकि जो नियम 2 पे लागू होंगे 2 वस्तुओं के लिए, वही नियम तीसरे के लिए लागू होगा, 3 वस्तुओं के लिए, वही नियम 4 वस्तुओं के लिए लागू होगा, वही नियम 5 वस्तुओं के लिए लागू होगा। तो इसीलिए हमारे पास जो है वो 1 कम्युनिटी है और 2 कम्युनिटी है। तो पहले जो हम पढ़ेंगे वो 1 कम्युनिटी। 1 कम्युनिटी का मतलब कि जब एक कंज्यूमर जाएगा कोई सामान खरीदने, कोई भी एक वस्तु खरीदने, मोबाइल खरीदने जा रहा है, किताब खरीदने जा रहा है, कपड़े खरीदने जा रहा है, सेब खरीदने जा रहा है, कुछ भी खरीदने जा रहा है, कोई भी एक वस्तु, इट डजंट मीन कि एक क्वांटिटी खरीदने जा रहा है, एक वस्तु खरीदने जा रहा है।
उसकी कितनी भी क्वांटिटी खरीद सकता है, उसकी मर्जी है। ठीक है, एक वस्तु का मतलब ये नहीं कि एक क्वांटिटी खरीदने जा रहा है, वो कितनी भी क्वांटिटी खरीदेगा ये उस पर डिपेंड करता है। बट हम यहाँ बात कर रहे हैं कि वो एक ही कमोडिटी खरीदने जा रहा है, एक कमोडिटी। ठीक है, तब मेरी कहानी जो ध्यान से सुनना, हर व्यक्ति जब घर से पैसे लेके निकलता है तो खरीदते समय वो दिमाग में कुछ ना कुछ सोच के रखता है कि यदि मुझे इतने पैसे में ये मिल गया तो मैं ले लूंगा। जनरली सोच के जाते हैं ना कि इतने पैसे में ये मिल गया तो ले लूंगा, और नहीं मिला तो नहीं लूंगा। वो सोच के ये आता है, वो अलग बात है कि वहां वो ले ना ले, वो अलग बात है। पर कुछ ना कुछ वो घर से सोच के जाता है कि इतने पैसे खर्च करके मुझे इतना मिलना चाहिए। ठीक है, तो यानी कि हम ये कह ले कि वो सेटिस्फैक्शन की बात पहले से सोच के जाता है घर से। सेटिस्फैक्शन की बात पहले से सोच के जाता है कि मैं यदि अपना पैसा खर्च करूंगा तो मुझे इतना सेटिस्फैक्शन मिलना चाहिए, पहले से सोच के जाता है घर से, है ना। कोई भी चीज़ आप खरीदने जाते हो तो पहले से सोच के चलते हो कि भाई इतना पैसा खर्च करूंगा तो इतनी चीज़ मुझे मिलनी चाहिए, और यदि इतनी चीज़ नहीं मिलती है तो मैं चीज़ नहीं खरीदूंगा। ठीक, तो ऐसी स्थिति में जो आप पहले से सोच के जा रहे हो कि इतना पैसा खर्च करूंगा तो इतनी संतुष्टि मुझे मिलनी चाहिए, तो वो जो पहले से सोचा है आपने उसको हम कहते हैं मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, MUM, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, जो तय है आपके लिए, जो आपने अपने लिए तय कर रखा है कि मैं इतने रुपए में इतनी संतुष्टि चाहता हूं। ठीक है, तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी क्या कहता है कि एक रुपए में आप जितनी संतुष्टि चाहते हो उसे कहा जाएगा मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। Values. This is our career. Do you know he always like you didn't did एक रुपए में आप जितनी संतुष्टि प्राप्त करना चाहते हो उसको कहा जाएगा मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। अब मान के चलो कि मैं जो है एक रुपए खर्च करके 4 यूटिल्स प्राप्त करना चाहता हूं। ठीक है, तो जब एक रुपए खर्च करके मैं 4 यूटिल्स प्राप्त करना चाहता हूं और मैं सेब खरीदने जा रहा हूं, सेब वाले ने कहा कि भाई 10 रुपए का एक सेब है, तो जो सेब मैं खरीद रहा हूं उससे मुझे कम से कम कितनी यूटिलिटी मिलनी चाहिए? 40। क्योंकि आप क्या सोच के चल रहे हो कि एक रुपए में कितना चाहिए? 4 यूटिल्स, और सेब वाले ने बताया कि 10 रुपए का एक सेब है। ठीक है, तो मैं 10 रुपए खर्च कर रहा हूं, तो 10 रुपए खर्च कर रहा हूं तो मुझे यूटिलिटी कितनी चाहिए? 40। ठीक है, 40 यूटिल्स नहीं मिलेगी तो मैं सेब नहीं खरीदूंगा, 40 से ज़्यादा मिलेगी तो खरीद लूंगा। ठीक है, पर 40 से कम मिलेगी तो नहीं खरीदूंगा। बात आई समझ में? तो इसका मतलब क्या है? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी का मतलब कि एक रुपए में आपने 4 यूटिल्स प्राप्त करने हैं। ये मेरा एग्जाम्पल है, तो ये 4 यूटिल्स भी मैंने किसी तरह से तय किया होगा ना। एक रुपए में 4 यूटिल्स कैसे? तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी का मतलब होता है कि एक रुपए में आप जितनी भी वस्तुएं खरीद सकते हो, जो भी वस्तु खरीद सकते हो, उस वस्तु से आपको जितनी यूटिलिटी मिलती है उसको कहा जाएगा मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। से फॉर एग्जाम्पल एक रुपए में मैं एक टॉफ़ी खरीद सकता हूँ, एक टॉफ़ी से मुझे मिलता है 4 यूटिल्स। तो यदि मैं एक रुपए की बजाय 10 रुपए खर्च करूंगा तो मुझे कितना चाहिए? 40 यूटिल्स। ठीक है, तो एक रुपए में जितनी वस्तुएं आप खरीद सकते हो उससे जितना भी आपको संतुष्टि मिलता है यानी यूटिलिटी मिलता है उसको कहा जाता है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। ठीक है, तो आपको वीडियो जो है वो समझ में आया होगा जो मैंने अभी पढ़ाया आपको। ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम यानी डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, और
कॉन्सेप्ट ऑफ कंज्यूमर इक्विपमेंट मैंने स्टार्ट कर दिया है, तो इसका अगला हिस्सा जो आएगा विद डिटेल्स एग्जांपल्स के साथ अगले वीडियो में, ठीक है। तो अगले वीडियो का वेट कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।